कैसे हैं आप लोग? आज हम आपको वेक्टर्स के बारे में बताएंगे। 12th क्लास का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वेक्टर और 3D। वेक्टर और 3D ये दोनों कंबाइंडली एग्जामिनेशन में आता है। 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से। अगर किसी बच्चे को बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं एग्जामिनेशन में, मेरा कहने का मतलब ये है कि इफ यू वांट टू स्कोर मोर देन 90 और 95 मार्क्स, देन ऑब्वियसली यू हैव टू हैव गुड होल्ड ऑन दीज टू थिंग्स। आई मीन इन दोनों के ऊपर आपको बहुत अच्छा नियंत्रण और कंट्रोल होना चाहिए। इसमें से बेसिकली क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं 3D में से। 3D मीन्स 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, जो कि ठीक वेक्टर के बाद होता है। बट दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ वेक्टर, यानी कि अगर आपको वेक्टर अच्छे से नहीं आता है तो आप 3D की क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप वेक्टर बहुत अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आपको 3D पढ़ने में मन लगेगा। मैं बारी बारी से वेक्टर और 3D दोनों लूंगा, बट आज के इस क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स पे फोकस करूंगा। वेक्टर भी इतना छोटा टॉपिक नहीं है जो मैं एक दिन में खत्म कर दूं। वेक्टर के कुछ पार्ट लाइक इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा बेसिक मैं आज बताऊंगा। उसके बाद एक नया वीडियो मैं रिलीज करूंगा जिसमें वेक्टर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस रखेंगे। तो आज मैं थोड़ा सा बेसिक पार्ट ऑफ वेक्टर और कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स, हल्के टॉपिक्स में वेक्टर के बताऊंगा आपको। इसको बहुत अच्छे से और ध्यान से सीख लीजिए। और एक बात और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप में से किसी को भी कोई भी इश्यू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी छोटा से छोटा टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं अगर आप मुझसे, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे मुझे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें, मैं आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूंगा। तो आइए हम आज वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। ज्यादा टिपिकल और ज्यादा स्टाइलिश लैंग्वेज में ना जाते हुए एकदम सिंपल और सरल भाषा जो कि सबको समझना है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली दो ही क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं। बेसिकली प्रमुखता एक तो होती है स्केलर और एक होता है वेक्टर। हम फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं चाहे वो टच होने लायक हैं या ना होने लायक हैं, दो ही रूप में पाई जाती हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स। स्केलर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड हो। डेफिनेटली वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये है, मैग्नीट्यूड इज अ टेक्निकल वर्ड व्हिच आई एम यूजिंग ओवर हियर बिकॉज आई हैव टू यूज इट। जब भी मैं वेक्टर पढ़ाता हूं तो मुझे मैग्नीट्यूड वर्ड यूज करना ही पड़ेगा। अच्छा लगता है और ये इससे एसोसिएटेड है। दिस इज अ टेक्निकल वर्ड, बट मैग्नीट्यूड का सिंपल भाषा में मैग्नीट्यूड का मतलब है मान, वैल्यू। आपका वेट 10 किलोग्राम्स है, सपोज यू आर 10 किलोग्राम्स, then 10 kilogram is magnitude. This is nothing but value. मतलब ये हुआ कि दुनिया में जो भी चीज होती है बेसिकली हर एक चीज की वैल्यू होती है। वैल्यू मतलब मेजरमेंट होता है, तो वो वैल्यू को हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड का नाम देते हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो वेक्टर में होती है वो होती है डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी कि अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, एक ऐसी चीज का निर्माण किया जाए या एक ऐसी चीज जो पहले से ही हो और उसमें ये दोनों ही चीजें पाई जाती हों, यानी कि मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उस चीज को कंबाइंडली हम वेक्टर बोलेंगे। स्केलर के बारे में बात करता हूं, पहले मैं इसके बारे में बात करूं तो क्या कोई ऐसी चीज आपने नोटिस की है अपने आसपास जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, यानी कि उसके पास वैल्यू भी हो और उसमें डायरेक्शन भी हो? ऐसी चीज होती है, सपोज मैं एक लाइन लिखता हूं, दिल्ली टू मुंबई 1800 किलोमीटर। ये एक मैंने सेंटेंस लिखा।
इस सेंटेंस के अंदर मेरे को एक वैल्यू मिला डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड। यस, आदत डालो, आप सब आदत डाल लो वैल्यू को मैग्नीट्यूड बोलने की। जब भी हम वेक्टर पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड बोलेंगे। तो इस लाइन के अंदर एक मैग्नीट्यूड है जो कि 1800 किलोमीटर लिखा है। क्या इस लाइन के अंदर कोई डायरेक्शन नाम की चीज है? हाँ है ना। क्या है डायरेक्शन? डायरेक्शन ये है कि दिल्ली से मुंबई। तो यहां पे मैं थोड़ा सा और ठीक कर देता हूं, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, मतलब इसकी एक डायरेक्शन है। इस पर्टिकुलर लाइन में एक डायरेक्शन है दिल्ली से मुंबई। तो ये एक ऐसी लाइन है जो वेक्टर फॉर्म में है, यानी कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा वेक्टर के बारे में। थोड़ा सा स्केलर के बारे में पढ़ते हैं। क्या कोई ऐसी भी चीज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है? शुगर 10 किलोग्राम्स, शुगर 10 किलोग्राम अगर मैं लिखता हूं तो इसके अंदर वैल्यू है। और मैंने अभी भी आपको बोला था कि हम वैल्यू ना बोल के क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 10 किलोग्राम। बहुत बढ़िया, 10 kilogram is the magnitude. Now let us see whether this sugar is having the direction. No. शुगर का क्या डायरेक्शन हो सकता है? अगर आप किसी दुकान में जाते हैं, शॉपकीपर से बोलते हैं कि मुझे शुगर चाहिए, चीनी चाहिए, वो पूछता है कितना? 10 किलोग्राम। ठीक है, आपने मैग्नीट्यूड बता दिया, बट आप क्या चीनी का या शुगर का डायरेक्शन बता सकते हैं उसको? यूजलेस बात है, यानी कि इसकी डायरेक्शन नहीं होती। नॉट एप्लीकेबल, यानी कि एक ऐसी चीज भी होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है, बट उसकी डायरेक्शन नहीं होती। कपड़ा, अगर हम बोले क्लॉथ, क्लॉथ 2 मीटर्स, ठीक है, 2 मीटर क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, बट क्या क्लॉथ की डायरेक्शन है? आपने जो शर्ट पहन रखी है, आपने जो टी शर्ट पहन रखी है, उस टी शर्ट का लेंथ होता होगा, उस टी शर्ट की चौड़ाई होती होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू की लंबाई होती होगी, बट क्या उस टी शर्ट की डायरेक्शन भी होती है? नहीं होती ना। तो हर चीज की डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन हर चीज की वैल्यू होती है। तो जिस चीज में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है वो चीज स्केलर कहलाती है, और जिस चीज में वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी होती है उसे क्या बोलेंगे? वेक्टर। एक एग्जांपल और आप लोग बता सकते हैं क्या वेक्टर का? फोर्स। फोर्स फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। फोर्स की ना एक यूनिट होती है, दुनिया में हर चीज की यूनिट होती है। जैसे कि मास, अगर हम किसी चीज को लेने जाते हैं दुकान में, चीनी लेने जाते हैं, तो हम 2 चीनी बोलेंगे तो वो दुकान वाला नहीं देगा, हमें क्या बोलना पड़ेगा? 2 किलोग्राम चीनी, यानी कि किलोग्राम उसका यूनिट है, बताना पड़ेगा। अगर हम किसी दुकान में जाते हैं, बोलेंगे 2 कपड़ा दे दो, पागल कहेगा वो हमको, हमें क्या बोलना पड़ेगा? 2 मीटर कपड़ा दे दो। मतलब हर चीज की अलग अलग यूनिट है। उसी तरीके से फोर्स की भी एक यूनिट होती है, सबको पता होगा, छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है, न्यूटन। ठीक है, तो मैं अगर फोर्स का एग्जांपल लेता हूं तो जरा देखना चाहता हूं कि क्या ये स्केलर है या वेक्टर है। तो मैंने बोला 5 न्यूटन, 5 न्यूटन की फोर्स। ठीक है, तो ये 5 न्यूटन क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है। So magnitude of the force which I am talking about is 5 न्यूटन। जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। ठीक है, तो मेरे को पहली चीज तो मिल गई। अब मुझे इसके डायरेक्शन चाहिए। मैं सोच के देखता हूं कि फोर्स मतलब बल। जब भी आप बल का प्रयोग करते हैं तो क्या आप किसी दिशा में बल लगाते हैं? ये आप खुद सोचिए। ये मत सोचिए कि हम पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सिंपल रियल लाइफ में सोचिए कि अगर आपने किसी चीज पे बल लगाया तो किधर लगाया,
किधर न किधर तो लगाया होगा, या तो हम इधर से उधर ढकेलेंगे, या उधर से इधर ढकेलेंगे, या इधर से उधर ढकेलेंगे, जरूर किसी न किसी डायरेक्शन में हम बल लगाते हैं, डायरेक्शन जरूर होती है उसकी। तो यानी कि फोर्स का हमेशा क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो यानी कि जिस चीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर। यानी कि फोर्स भी एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि वेक्टर और स्केलर क्या होता है ना। थोड़ा और इसको इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ वेक्टर ही पढ़ेंगे, लेकिन वेक्टर पढ़ने से पहले हमें वेक्टर के बारे में पता तो होना चाहिए, है ना। इतना सफिशिएंट नॉलेज हमें वेक्टर के बारे में होना चाहिए कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस हो कि हम जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है ना। तो मैं वेक्टर के बारे में थोड़ा सा और बात करना चाहता हूँ ताकि थोड़ा और कॉन्सेप्ट आ जाए हमारे अंदर, हमको थोड़ा सा और इसके बारे में अच्छा आइडिया हो जाए। तो स्केलर थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, बीच बीच में हम बात करेंगे स्केलर की। अब जो है एक चीज आपने सुनी होगी, स्पीड। स्पीड सुना होगा आपने, है ना। स्पीड इज इक्वल टू होता है, छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया जाता है तो उसको स्पीड बोलते हैं। डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में बात करने जा रहा हूं मैं। तो ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। अब अगर मुझे यहां से बी पे जाना है तो कैसे जाऊंगा, मेरे पास साइकिल है, तो साइकिल से मैं ऐसे चला गया और साइकिल में डिस्टेंस लिखा हुआ है, डिस्टेंस जितनी साइकिल मेरी चलती है उतना उसके ऊपर कुछ मशीन लगा हुआ है जिससे पता चल जाता है। तो मैं यहां से जब यहां से गया, इस रास्ते से गया, पाथ नंबर 1, आई नेम इट पाथ नंबर 1। इस रास्ते से जब मैं गया बी पे तो मेरी साइकिल ने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ना। अब अगर मैं ऐसे जाऊं, ऐसे भी जा सकता हूं, पाथ नंबर 2, तो मेरी साइकिल ने कवर किया 15 किलोमीटर। और अगर मैं ऐसे जाऊं सीधा सीधा पाथ नंबर 3, तो मेरी साइकिल ने डिस्टेंस कवर किया 2 किलोमीटर। अल्टीमेटली मैं ए से बी पे ही जा रहा हूं, आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू बी, बट आई एम टेकिंग डिफरेंट पाथ्स। पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2 एंड पाथ नंबर 3। पाथ नंबर 1 कितना बड़ा है, 5 किलोमीटर। पाथ नंबर 2 कितना बड़ा है, 15, और पाथ नंबर 3 कितना है, 2 किलोमीटर। ये सारी की सारी चीजें क्या है, दूरियां हैं, इनको बोलेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस है ये। पहला पाथ का डिस्टेंस 5 किलोमीटर, दूसरे पाथ का डिस्टेंस 15 किलोमीटर और तीसरे पाथ का डिस्टेंस 2 किलोमीटर। इन सब में क्या है, डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस है। 5, 15, इसको अभी रोक दीजिए आप, लेट अस नॉट टेक दिस। तो 5, 15, दिस इज डिस्टेंस, दीज आर द डिस्टेंस। अगर मैं ए से बी पे पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते यूज करता हूं तो वो डिस्टेंस है। एक तो ये हुआ, दूसरा यहां पे ये ए है और यहां पे ये बी है। अगर मैं ए से बी पे पहुंचने के लिए फिर से मुझे ए से बी पे ही जाना है, और इस बार मैं ए से बी पे पहुंचने के लिए क्या यूज कर रहा हूं, शॉर्टेस्ट, SHORTEST, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी, जो कि मैंने लिखा था 2 किलोमीटर। तो इसको बोलेंगे
डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। कोई भी डिस्टेंस जो कि सबसे छोटी होती है दो बिंदुओं के बीच, फिर से बोलो, कोई भी डिस्टेंस जो दो पॉइंट्स के बीच सबसे छोटा हो, उस डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है ना? अब ये सारे के सारे ए और बी के बीच की डिस्टेंस थी यहां से यहां, इधर से इधर, बढ़ रहा था, घट रहा था, लेकिन ए से बी के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, जो कि मैंने लिखा अभी अभी 2 किलोमीटर, यहां पे जब दिखा रहा हूं, उस सबसे छोटे डिस्टेंस को, जिससे छोटा नहीं हो सकता, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है। अगर हम ए से बी की दिशा में, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ए से बी की दिशा में, डायरेक्शन में जाऊंगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ बी की तरफ देखते हुए जाऊंगा। मैं अगर यहां खड़ा हुआ और मैंने सबसे पहले यहां से देखा बी को, तो मैं इधर ही तो निशान बनाऊंगा ना बी का, क्योंकि बी तो इधर ही खड़ा है, तो मैं किधर देखूंगा? इधर। अब मैं बी की दिशा में चलता गया, नेचुरली सीधा ही तो जाऊंगा, यानी कि यही वाला रास्ता तय करूंगा। तो जब हम बी को देखते हुए चलेंगे सीधा, तो वो ऑब्वियसली क्या होगा? डायरेक्शन को फॉलो करेगा, और उस केस में इसमें अपने आप ही डायरेक्शन नाम की चीज आ जाएगी। और पहले से वैल्यू तो इसकी 2 किलोमीटर है ही, मैग्नीट्यूड तो है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलके क्या बन जाएगा? वेक्टर। और इस पर्टिकुलर चीज का नाम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने पहले बताया था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं ए से बी की तरफ जाना है और मैं ये वाले रास्ते से जा रहा हूं, तो इस टाइम मैं इधर देख रहा हूं ना, मेरा मुंह किधर होगा? इधर होगा, लेकिन बी की डायरेक्शन किधर है? इधर है। दैट मीन्स आई एम नॉट फॉलोइंग द डायरेक्शन। इसमें कोई डायरेक्शन का यूज नहीं है। जब हम डिस्टेंस कवर करते हैं तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, कहीं भी जाते हैं, बट हमें ये देखना होता है कि लास्ट में हम पहुंचना है। बट ए से बी की तरफ अगर हम डायरेक्शन को फॉलो करते हैं बी के, तो वो शॉर्टेस्ट होता है, एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो चीजें बताई हैं आपको, दो चीजें बताई हैं। एक मैंने लिखा है डिस्टेंस, और एक मैंने लिखा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैन बी लार्जर, है ना, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा होता है। डिस्टेंस क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस की वैल्यू होती है, इसलिए स्केलर होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इसमें वैल्यू प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं, जो कि हम छोटी क्लास में करते थे, तो हमारे पास एक चीज आती है, क्वांटिटी आती है, उसको क्या बोलते हैं? स्पीड। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को उसी टाइम से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? वेलोसिटी। क्या आता है? वेलोसिटी। यानी कि एक और चीज मिल गई, तो स्पीड क्या होगा? चूंकि डिस्टेंस से स्पीड का रिलेशन है, डिस्टेंस स्केलर है, तो स्पीड भी स्केलर होगा। वेलोसिटी का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट से है, चूंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो वेलोसिटी भी क्या होगा? वेक्टर ही होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बार एग्जाम में छोटी छोटी चीजें आती हैं, वो लोग लिख देते हैं डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मास, लेंथ एक्सेट्रा, और वो ये बोल देते हैं कि इसमें से स्केलर को और इसमें से वेक्टर को अलग अलग कर दीजिए। तो आपको अगर बेसिक नॉलेज होगा वेक्टर का और स्केलर का, बेसिक मीन्स प्रैक्टिकल, आंख बंद करके हमको ऐसा लगना चाहिए कि अच्छा ऐसा वेक्टर होता है और ऐसा स्केलर, बिल्कुल भी रटना नहीं है, हमको समझना है। तो यू कैन वेरी वेल सेग्रीगेट दीज टू थिंग्स। आई मीन वी कैन चूज आउट वेक्टर फ्रॉम दिस एंड वी कैन चूज स्केलर्स एज वेल। ठीक है ना?
तो ये तो थोड़ा सा मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। अब हम स्केलर को यहीं पे छोड़ देते हैं, वेक्टर को लेके आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट हमें पढ़ते टाइम एक चीज का ध्यान देना है कि जब भी हम किसी टॉपिक को पहली बार पढ़ते हैं ना, फोकस पूरा कंप्लीट, देयर शुड बी कंप्लीट फोकस ऑन दैट टॉपिक। हमें बीच में से कभी भी इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, कंप्लीट फोकस के साथ रखना है। जब वो टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हमको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और उस केस में हम लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने बोला स्केलर को छोड़ देते हैं, वेक्टर को लेके आगे बढ़ते हैं। आइए, अब जब वेक्टर की बात ही कर रहे हैं तो हर चीज को रिप्रेजेंट करने का एक अलग स्टाइल होता है। तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तीर का निशान, एरो मार्क। तो अगर ए बी नाम का कोई वेक्टर है तो ए बी के ऊपर क्या रखेंगे? तीर का निशान। तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर। जल्दी जल्दी हम दो तीन छोटे छोटे वेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजें। यूनिट वेक्टर, अब है तो ये वेक्टर ही, डेफिनेटली डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है और इसका डायरेक्ट, ये मैंने ऐसा दिखा दिया, वेक्टर का नाम ए है और इसके ऊपर तीर का निशान लगाइए क्योंकि वेक्टर है। अब ये यूनिट मतलब क्या है? इसके अंदर क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा, सबको पता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है, कितना? 1। यूनिट मतलब 1 होता है ना, तो अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो उसे क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। ठीक है, ऐसे यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपकी इच्छा है, अगर आपने ऐसा लिख दिया तो आपको दुनिया को बताना पड़ेगा घूम घूम के, ये देखो ये एक वेक्टर है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 है, बताना पड़ेगा। ये गलत नहीं है, बट ऐसा लिखा तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ इसे वेक्टर मानूंगा। आपसे पूछूंगा कि ये क्या है इसका वैल्यू, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। लेकिन अगर आपने ऐसा लिख दिया, टोपी पहना दिया इसके ऊपर, कैप, तो मैं ये जान जाऊंगा बिना बताए कि ये एक वेक्टर तो है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। तो ये अच्छा है ना। सो दिस इज स्पेशल काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। किसी भी यूनिट वेक्टर को हम स्पेशली ऐसे बना देते हैं। जनरली वेक्टर तो ऐसे ही होता है, बट अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 है यानी कि वो यूनिट वेक्टर है तो इसके ऊपर एक कैप लगा दीजिए। सो दैट विल बिहेव लाइक ए यूनिट वेक्टर। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबको समझ में आएगा कि वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर, यानी कि यूनिट वेक्टर क्या होता है? हैविंग 1 एज मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड अगर ए का है तो यहां लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, या तो इतना बड़ा लिख लीजिए और नहीं तो ऐसे लगा दीजिए। मोड ऑफ ए। मोड ऑफ ए का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। कोई भी समझ जाएगा कि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ठीक है। दूसरा होता है मैंने लिखा है इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? सपोज एक वेक्टर है ये वाला ए, एक और वेक्टर है बी। इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि ए का मोड और बी का मोड सेम है, बराबर है, और डायरेक्शन भी एक ही तरफ है। यहां पे मैं लिख देता हूं सेम डायरेक्शन। तो इस केस में जब मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी एक ही तरफ हो तो वो वेक्टर्स क्या कहलाते हैं? इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है ना। अब होता है एक और वेक्टर होता है नल वेक्टर। नल वेक्टर नल वेक्टर कौन होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो।
जीरो मैग्नीट्यूड जिसका होता है उसको क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। बहुत जल्दी से हम ये सारी चीजें खत्म कर देंगे, क्योंकि ये चीजों की सिर्फ और सिर्फ हमको एक एक बार नॉलेज होनी चाहिए। बाकी प्रैक्टिकली जो एग्जाम्स में आते हैं उसके ऊपर उसकी तरफ हम लोग जल्दी जल्दी बढ़ना चाहते हैं। तो ये हो गया नल वेक्टर। एक वेक्टर है ए बी, इस तरफ अगर मैं उसी को बी ए बना दूं, बी ए मतलब डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो कैसा करना पड़ेगा, ऐसा। तो ए बी और बी ए का मैग्नीट्यूड मतलब क्या, दिल्ली से मुंबई 1800 किलोमीटर है, तो मुंबई से दिल्ली कितना होगा, नेचुरली वो भी 1800 किलोमीटर होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ना। दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली, मैग्नीट्यूड विल बी सेम बट डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। यानी कि एक होगा ए बी तो दूसरा होगा क्या, बी ए। अब बी ए तो लिख दिया मैंने, लेकिन ये वाले का उल्टा ये वाला क्यों है, कैसे पता चलेगा, यहां माइनस लगाना पड़ेगा। फिजिक्स में, साइंस में अपोजिट को हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ए बी का रिवर्स है क्या, बी ए। ठीक, एक तो ये चीज हो गई। जल्दी जल्दी हम कुछ चीजों के बारे में जान लेंगे। ठीक है, अब इतना काफी है वेक्टर के बारे में। वेक्टर के बारे में एक हमारे पास एक ओवरव्यू आ गया कि वेक्टर कैसा होता है ना। बहुत ज्यादा डीपली अगर जाना चाहते हैं तो आप कोई बुक उठा लीजिए, पढ़िए, बट उसका कोई खास रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि मेरा बेसिक फोकस ये है कि 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में आपके बहुत अच्छे नंबर आए। इतना ज्यादा हमारे पास समय नहीं होता कि हम बहुत डीप में उसको स्टडी करें, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। जितना मैं बता रहा हूँ वो मोर देन एनफ है, बस उतना ही काफी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ उतना ही काफी है। इससे ज्यादा बिल्कुल भी काफी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उसकी। इससे ज्यादा अगर आप पढ़ेंगे, पढ़ना हमेशा अच्छी बात होती है, बट एग्जामिनेशन के लिए इतना ही काफी है। अब वेक्टर के बारे में हम थोड़ा पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं वेक्टर के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी वहां पे लाना चाहता हूं जहां से एग्जामिनेशन की तैयारी होती है, उसी दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर के कंपोनेंट्स। बेसिकली वेक्टर कहां पे होता है, स्पेस में होता है। स्पेस मतलब हवा में, यूनिवर्स में। स्पेस मतलब अगर इस दीवार पे, इस बोर्ड पे एक कागज चिपका दिया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उस कागज की लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, है ना। या एक लाइन खींच दी जाए इस दीवार पे तो क्या होगा, उसकी सिर्फ और सिर्फ लंबाई होगी। लेकिन अगर हवा में कोई मोटी सी चीज या कोई इसी चीज को अगर हवा में डाल दिया जाए तो उसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और मोटाई भी होगी। उसको बोलते हैं स्पेस के अंदर। हम सारे के सारे लोग स्पेस में, मैं किसी दीवार स्पेस में हूं, है ना। तो स्पेस में वेक्टर होता है तो हमेशा 3 डायरेक्शन में उसकी मेजरमेंट की जाती है। मेरा घर अगर कहीं पे है या आपका घर अगर कहीं पे है तो उस घर का एड्रेस होता है। ठीक उसी तरह से वेक्टर के भी बारे में बहुत सारी चीजें होती हैं। 3 डायरेक्शन में होता है वेक्टर। एक होता है ये वाली डायरेक्शन, सबको पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक होती है ये वाली डायरेक्शन, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती है। और तीसरा होता है जेड एक्सिस, ये भी परपेंडिकुलर होता है। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इनको बोलते हैं म्यूचुअली ये बेसिकली कैसा होता है, ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। z ऐसा होता है। तो देखिए इसके बीच में 90 है, इसके बीच में 90 है और इन दोनों के बीच में 90 है। z ऐसा होता है। बट ऑन बोर्ड वी कैन नॉट ड्रा अ फिगर लाइक दैट। हम ऐसे कोई लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, इसलिए मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया है। बट आप लोग कैसा समझेंगे, ऐसा। तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, ऐसा। ये वाली डायरेक्शन ओनली, ये वाली और एक ये वाली, इस तरीके से। तो एक्स एक्सिस की तरफ अगर कोई वेक्टर का है तो उसको बोलेंगे आई। क्या बोलेंगे, आई। वाई एक्सिस की तरफ जो फैला होता है उसको बोलते हैं
जे, और जेड एक्सिस का जो होता है वो के। यानी कि मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, आराम से समझिए, अगर कोई वेक्टर ए है तो ये 3 चीजों से मिलाकर बनता है। जैसे हमारा शरीर है 5 तत्वों से मिलाकर बनता है, हम सबने पढ़ा होगा, है ना। अलग अलग चीजें होती है, मिट्टी, हवा, पानी, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। उसी तरीके से जो वेक्टर होता है 3 तत्वों से मिलकर बना होता है, आई, जे और के। एक ऐसा तत्व जो एक्स की डायरेक्शन को शो करता है उसको क्या बोलते हैं, आई। ऐसा तत्व जो वाई की डायरेक्शन को शो करता है उसको बोलते हैं जे। और एक ऐसी चीज जो जेड की डायरेक्शन को शो करती है उसको बोलते हैं के। सपोज 2i + 3j + 4k, एक वेक्टर है ये ए, और ये पूरा का पूरा वेक्टर है, पूरा का पूरा वेक्टर है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब अंग, भाग, उस शरीर का हिस्सा, यानी कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए के कंपोनेंट्स, ए का भाग अलोंग एक्स एक्सिस। बताइए, एक्स एक्सिस की दिशा में ए का कितना भाग है, तो हम क्या बोलेंगे 2i, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो i वाला होता है ना वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये जो वेक्टर है वो x एक्सिस की तरफ इतना फैला हुआ है। उसी तरीके से कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग y एक्सिस कितना होगा 3j, और अलोंग z एक्सिस 4k। सो दिस इज द कंप्लीट एड्रेस अबाउट अ वेक्टर। बहुत ही अच्छे से किसी को भी पता चल जाएगा उस वेक्टर के बारे में। अगर ये लिखा हुआ तो हम देख के बता सकते हैं कि ये वाला जो वेक्टर है ये z की तरफ ज्यादा गया हुआ है। सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा कंपोनेंट इस वेक्टर का किधर है, z की तरफ। तो एक आइडिया मिल गया कि ये वेक्टर कैसा होता होगा। सबसे कम किधर है, x की तरफ, और उसके बाद किधर है, y की तरफ। तो ये 3 कंपोनेंट से मिलकर कोई भी वेक्टर बनता है, i, j और k। i जो होता है वो x एक्सिस की तरफ होता है, y जो होता है, j जो होता है वो y एक्सिस, और z जो होता है वो k को रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे डायरेक्शन तो पता चल गई, x की तरफ ये है, y की तरफ ये है, z की तरफ ये है। अब मुझे ये देखना है कि इस वेक्टर का, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैग्नीट्यूड तो हर वेक्टर का होता है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड, ये आप लोग देख लीजिए। ऐसे ही लिखते हैं ना, मैंने ऐसे बताया था आपको, अंडर रूट ऑफ एक्स के साथ, यानी कि आई के साथ जो है उसका स्क्वायर। आई के साथ कौन है 2 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ कौन है 3 इसका स्क्वायर, और के के साथ कौन है 4 उसका स्क्वायर। कितना होगा 4, 9, 16। अंडर रूट 29, अंडर रूट 29 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 29, और इसकी डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है। अगर अंडर रूट 29 की जगह इसकी वैल्यू कितनी आती 1, सपोज अगर अंडर रूट 29 की जगह इस वेक्टर की वैल्यू कितनी आती 1 आती, तो ये वेक्टर क्या कहलाता, याद आ रहा है, यूनिट वेक्टर कहलाता ना। लेकिन यहां पे तो इस वेक्टर की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट 29 आ रही है, तो ये तो यूनिट वेक्टर नहीं कहलाएंगे। सो दिस विल नॉट बी अ यूनिट वेक्टर। क्या कोई हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, पूछ सकता है। अगर कोई पूछता है तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट करके बता देंगे, आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर और के साथ वाले का स्क्वायर, कॉफिशिएंट बोलते हैं इसको, अंडर 29 आता है।
अब अगर उसने ये पूछा कि क्या ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो हमने देखा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 1 नहीं आ रहा, 29 अंडर 29 आ रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि दिस इज नॉट ए यूनिट वेक्टर। अब उसके बाद वो अगर कहता है कि क्या इस वेक्टर को, जो कि यूनिट वेक्टर नहीं है, क्या आप यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं? सो हैव ए लुक एट दिस। हमारे पास एक ऐसा वेक्टर है, हमारे पास एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, यानी कि वो यूनिट वेक्टर नहीं है, कुछ और है, बट हमें उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो मैं ये लिख देता हूं यहां पे, कन्वर्ट ए बराबर 2i 3j 4k इंटू ए यूनिट वेक्टर। ये क्वेश्चन है कि इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने ये देखा कि आपकी बुक में बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले लिखे होंगे, ए अपॉन पता नहीं क्या क्या लिखा होगा, लेकिन एक बात बताइए, मॉड ए कितना आता है? 29 आता है। 29 को हमें कुछ इस तरीके से करना है कि 29 ना आकर कितना है, 1 आए। तो 29 को मुझे 1 बनाना है, तो आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में तो ये आता है कि मैं इसको उसी से डिवाइड कर दूं तो अपने आप 1 हो जाएगा, है ना? ठीक है। तो जब भी हमें किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हम उसको क्या कर देते हैं, इससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसके मोड से डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट, यानी कि हमने क्या किया, ए वेक्टर को डिवाइड कर दिया किससे, उसी के मोड से। अब हम इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, √29, और इसकी वैल्यू कितनी है, √29। दोनों को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1, है ना? तो कैसे करेंगे, आइए। तो क्या फॉर्मूला बन गया, कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर में बन जाएगा अगर हम उस वेक्टर को उसी के मोड से, यानी कि उसी से डिवाइड कर देंगे, तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। और यूनिट वेक्टर क्या होगा, ऐसा होगा, टोपी पहनाते हैं यूनिट वेक्टर के ऊपर, है ना? आपको बताया था मैंने। तो इसको कैसे करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है, 2i 3j 4k, और मोड की वैल्यू कितनी है, ये i, j और k के बारे में ना मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो कैसे लिखेंगे, 2/29i, 3/29j और 4/29k। ठीक है। अब मेरा ये कहने का मतलब यह है कि ये जो वेक्टर बना है वो यूनिट वेक्टर है। आइए चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे कि कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है कि नहीं? बहुत सिंपल है, उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अगर मैग्नीट्यूड 1 आता है तो यूनिट वेक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड आपको पता है, मैंने बताया था अंडर रूट कर देते हैं, आई के साथ जो होता है, यानी कि 2/√29, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ऐसी जे के साथ क्या है, सबका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4/29, रूट हट जाएगा ना, 9/29 इसका भी रूट हट जाएगा, 16/29 इसका भी रूट हट जाएगा, नीचे एक 29 आएगा, ऊपर 4 + 9 + 16, तो कितना होगा 29/29, ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1। और अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो ये यूनिट वेक्टर बन गया। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बना सकते हैं। अच्छा, आजकल एक और ट्रेंड चला है, वो कन्वर्ट ए वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। बहुत बच्चों ने सीख लिया है, तो एग्जामिनेशन में थोड़ा सा और इसका एप्लीकेशन देते हैं।
rather than saying कि convert the following vector into a unit vector, they are saying something else, they are adding something. वो कहते हैं कि इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में मत बनाइए, इस वेक्टर को एक ऐसा वेक्टर बनाइए जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 5 हो, है ना। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, कन्वर्ट ए इंटू ए वेक्टर whose magnitude is 5. अब इसका मैग्नीट्यूड हमें एक नहीं लेना है, क्या लेना है, 5। इससे इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है, 1 आता है। तो एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 × 1 कितना होता है, 5। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5। बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लेकिन हाँ, अब इसके ऊपर ये टोपी नहीं रहेगी, ये टोपी सिर्फ किसके लिए है, 1 के लिए, बट इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैंने अभी इसका मैग्नीट्यूड निकाला था, 1 आया था ना, तो 1 × 5 कितना आ जाएगा, 5, इसलिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम फॉर्मूले में थोड़ा चेंज लेंगे, यहाँ पे 5 कर दिया मैंने, और इसको हम हटा देंगे, ऐसा कर देंगे, और इन सब में क्या है, 5 है, ये तो एक ही वैल्यू है ना, तो 5 × 2 यहाँ पे कितना होगा, 10, 5 × 3 यहाँ पे कितना होगा, 50, 5 × 4 यहाँ पे कितना होगा, 20, 10 का स्क्वायर यहाँ पे 100, सॉरी लेट इट बी 10 ओनली, यहाँ पे कितना होगा, 15, यहाँ पे कितना होगा, 20। तो 100 होगा यहाँ पे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, और 200 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 400। तो यहाँ पे कितना होगा, तीनों को जोड़ दीजिए, 100, 400, 500 और 2 2 5 यानी कि 775। 775 का 25 से 75, 2 5 25 कितना होगा, 5 देना, 725, सॉरी इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 725। 725 का अगर हम फैक्टर करें तो इसका कितना आएगा आंसर, 5√29, और नीचे भी 29 है, ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 5। अब वो ये कहते हैं कन्वर्ट अ वेक्टर इनटू वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 8। तो हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। उसी हिसाब से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 8 से, और ये सब कुछ वैसे ही चलता चला जाएगा। तो क्या होगा, आंसर कितना आएगा, 8। यानी कि हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे होते हैं देखने में, आई जे के। आई रिप्रेजेंट्स एक्स डायरेक्शन, जे क्या होता है, वाई की डायरेक्शन को दिखाता है, और के की डायरेक्शन को, आई मीन जेड की डायरेक्शन को के दिखाता है। फिर हमने सीखा कि यूनिट वेक्टर कौन होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और हमने मैग्नीट्यूड निकालना भी सीखा। फिर हमने सीखा कि एग्जामिनेशन में कैसा क्वेश्चन आता है कि यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए आता है, या उसके ऊपर थोड़ा सा एप्लीकेशन आएगा कि उसको जो भी वेक्टर दिया है उसको 8 में करो, 10 में करो, 12 में करो, जिससे भी करो हम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों को बताया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम काफी आगे बढ़ सकते हैं, बट जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, वो हम जल्दी से थोरोली अगर हम देख लें तो हमें बाद में परेशानी नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए एक वेक्टर ए है, फिर से वही लेता हूं, 2y 3j -5k, माइनस भी हो सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स जेड आई मीन। और दूसरा वेक्टर है मान लो -3i + 10j + 2k। अब मुझे क्या करना है, ए और बी को जोड़ना है।
इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। जोड़ दीजिए, i को i से जोड़ते हैं तो 2 और 3 कितना होगा, 2 माइनस 3 ये जुड़ेगा, और होगा j को j वाले से जोड़ते हैं और k को k से जोड़ते हैं, वेरी सिंपल। तो कितना होगा, -1i 13j और -3k। सो दिस इज एडिशन ऑफ ए एंड बी। उसी तरह से क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, a माइनस बी, सेम टू सेम, i को i में से माइनस करते हैं, यानी कि 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे 3 माइनस 10 हो जाएगा, और ऐसे ही क्या होगा, -5 माइनस 2 हो जाएगा। तो कितना होगा, 5i माइनस 7j और -7। सो दिस इज a माइनस बी। a अपॉन b नहीं होता है, वी कैन नॉट डिवाइड टू वेक्टर्स, वी कैन नॉट डिवाइड। तो a अपॉन b क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता, उसका एक अलग ही तरीका होता है, दैट वी विल डिस्कस लेटर। बट इफ यू वांट टू डिवाइड a एंड b स्ट्रेट फॉरवर्ड, वी कैन डू। अब आता है मल्टीप्लिकेशन। ये फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम यहां पे लिखते हैं, आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जोड़ना घटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सपोज एक चीज और देख लीजिए, एक वेक्टर a है 2i 3j माइनस 7k, और एक वेक्टर b है 3i प्लस 10k। ये वाला जो वेक्टर है उसमें j कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इस वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं 3i प्लस 0j प्लस 10k। इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस की तरफ ये 3 है, z एक्सिस की तरफ ये 10 है, बहुत बड़ा है, और y एक्सिस की तरफ ये है ही नहीं। ऐसा हो सकता है बिल्कुल। अब हम इसको जोड़ना चाहें तो ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा और ये वाला जुड़ेगा। घटाएंगे तो इससे ये, इससे ये, इससे ये, ऐसा हो सकता है। तो जो कंपोनेंट नहीं दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो वेक्टर है उस दिशा में है ही नहीं। तो ये वाला वेक्टर जो b होगा वो किस दिशा में होगा, किस प्लेन पर होगा, ये x है ना, और ये कौन सा है, z। तो ये x z प्लेन पे होगा, है। तो ये x z प्लेन क्या होता है, प्लेन हमेशा दो चीजों से मिलकर बना होता है, लंबाई चौड़ाई, यानी x और z अगर लिखेंगे तो वी विल राइट प्लेन। बट ये वाले वेक्टर में x भी है, y भी है, z भी है, तो x y z प्लेन नहीं है, स्पेस है। तो दो चीजें होंगी तो प्लेन, तीन चीज होगी तो स्पेस, और एक चीज होगी तो लेंथ। ये डिफरेंस है। अगर सिंगल होगा तो लेंथ लंबाई होगी, दो चीजें होंगी तो प्लेन होगी लंबाई और चौड़ाई, और तीन कंपोनेंट्स होंगे तो स्पेस होगा, लंबाई चौड़ाई मोटाई। तो मैं किसकी बात करने जा रहा था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स की। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स, दो तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये एक अच्छा सा एक अपने में एक कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से सीखने की जरूरत है और इसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए। तो मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स अपने अगले सेगमेंट में आपको बताऊंगा। इसके बाद जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसके अंदर मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स बताऊंगा और थोड़ा सा और आगे बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, इस पार्ट में आपको इतना ही। इसके बाद के वीडियो में स्केलर और वेक्टर का यूज करेंगे। मेरे चैनल को अगर आपको वेक्टर समझ में आया, आपने मेरा चैनल देखा, आपको अच्छा लगा, तो उसे प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर कोई भी आपको क्वेरी होती हो तो प्लीज मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। 8339040690 दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर।
यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन ऑन दिस नंबर। और फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, मेरे चैनल को अगर आपको देख रहे हैं, अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो उसको रेगुलर फॉलो कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।